ढूंढते हैं और यह नहीं समझ पाते कि सरकार वो समस्या हल कर ही नहीं सकती, वो उसका क्षेत्र ही नहीं है। और आप ही के साथ में 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पर खड़े होकर के जो खजूर तोड़ रहे थे वो आप ही के साथ हैं, इसी मुल्क में रह रहे हैं। वो आज तक किसी सत्ता के पीछे नहीं भागे, उन्होंने यह कोशिश नहीं की कभी कि हम 350 में 303 सीटें लाएंगे, हमारी सरकार आएगी तब हमारे काम करेगी। उन्होंने नहीं किया, हमने किया। हम बताया जाता है कि हम 100 करोड़ हैं। 100 करोड़ लोग 70 साल से एक सरकार का इंतजार कर रहे थे कि उसकी 303 सीटें आएंगी और फिर वो हमारे सारे दुखों को दूर कर देगी। दुनिया में जिंदा कौमें अपनी ताकत का सामूहिक प्रदर्शन करते हैं और सत्ताएं ताकत के सामने झुकती हैं। इसलिए आज 99% जिन समस्याओं से आप दो चार हो रहे हैं, जो आपको पता है और जो आपको नहीं बताई गई, ठेकेदारों ने नहीं बताई आपको। कुछ लोग नहीं चाहते कि आपको सच बात पता चले, वो इससे दुखी हैं कि इस संचार क्रांति के माध्यम से कर्नल RSN सिंह, GD बख्शी, सुशील पंडित, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, रूबल पडलिया, विशाल गुप्ता, ये देश भर में जो लोग आज इस संचार क्रांति के माध्यम से बोल रहे हैं वो उनसे बड़ी खफा हैं। तो तरह तरह के तर्क लाए जा रहे हैं। जब ये राष्ट्र अपनी उस चेतना, उस बोध की तरफ बढ़ रहा है, या उसे सुनना चाहता है या जानना चाहता है कि हम थे कौन और कौन से कारण हैं कि हम 70 सालों में उन लोगों का सामना नहीं कर पा रहे, उन लोगों को हम इंटेलेक्चुअली जवाब नहीं दे पा रहे, जिनका कोई फलसफा ही नहीं है। हमको हर तीसरे दिन चौराहे पे खड़े होकर के कोई हमारा सर तन से जुदा कर रहा है, कोई मॉब लिंचिंग में मार रहा है। कभी झारखंड में रूपेश पांडे मारा जाता है, कभी गुजरात में भड़वार मारा जाता है, कभी महाराष्ट्र में कुछ मारा जाता है। आखिर ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या इस पे समाज को चिंतन मनन नहीं करना चाहिए? मैंने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया, मैं किस संगठन का सदस्य हूं, नहीं सदस्य हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए कुछ बातें आप तक न पहुंचे, ठेकेदारों ने इतनी मोटी चादर बिछाई है कि उसको भेदने में समय लग रहा है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ भारत में बोला गया। किस स्वार्थ से बोला मैं नहीं जानता। मैं 2022 का भारत देखता हूं, उस संचार क्रांति के माध्यम से उन बच्चों को देखता हूं जो आज अपने बुजुर्गों की तरफ किसी जवाब मांगने की तलाश में नहीं आते। आज उनके हाथ में इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया में कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, इसका कारण क्या है, ये पिताजी अगर ना भी बताएं तो भी पता चल जाता है। इसलिए हमारे यहां धड़ल्ले से कहा गया, सारे धर्म बराबर हैं। दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई है ही नहीं। लेकिन हमको यह अच्छा लगता है कि हमें एहसान भाई की थोड़ी तारीफ चाहिए, हमें अबरार भाई की थोड़ी सी दोस्ती भी निभानी है, इसलिए हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो लोग
जो सच बोल रहे हैं, झूठ हमारी नसों में इतना चला गया है, हम इतने स्वार्थी और मक्कार और लालची हो चुके हैं कि जो लोग सच कह रहे हैं कि हमारी किताब के सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 पे ये लिखा है, हम कह रहे नहीं नहीं नहीं, तुम सच नहीं बोल रहे। इसलिए कि ये सच सनातनी हिंदू को अपनी जगह खड़े होकर के, चाहे मौखिक हो चाहे साहित्यिक हो, उसको जवाब देना पड़ेगा। और इस जवाब देने से कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहता कि ये सच हमें पता चलाए। और कोई हमें बता भी रहा है रोज सड़कों पे काट काट के सर तन से जुदा करके, तब भी हम कहते हैं नहीं, ये कट्टरवादी हैं। ये टर्म हमने झूठी। अभी सुबह आपके शहर के जो मेरे मेजबान थे, वो बार बार मैंने उनसे पूछा कि क्या विषय आपने रखा है, तो उसमें से किसी साहब ने कहा इस्लामिक आतंकवाद। मैंने कहा कि आप अननेसेसरीली जिस जगह लिख रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद, उसकी जगह ज्यादा घेर रहे हैं। ये जब आप कहते हैं इस्लामिक आतंकवाद, यही से कंफ्यूजन है। इस्लाम अगर कह दिया तो फिर आतंकवाद कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और मैं बात अपनी तथ्यों पे कहूंगा, इसलिए कि हमारे यहां यह फैशन है कि समाज में हमें कोई आदमी बुरा ना कहे। हम डॉक्टर को कैंसर है तो कैंसर की बीमारी नहीं बताएंगे, नहीं नहीं कुछ कुछ थोड़ा बहुत सर में दर्द है हमारे, क्योंकि हम पिछले 70-80 सालों से अगर पीछे से इतिहास निकालें तो हम क्या हैं, कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे। हमको धीरे धीरे घुट्टी पिला करके एक कुंठाग्रस्त इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी हमारी नसों में उतार दिया है कि हमें अपने होने पे शर्म है। हम इसके गुलाम थे, हम उसके गुलाम थे, हम इसके भी गुलाम थे, हम औरत, सबका ऐसा इतिहास पढ़ाया गया। उसके कारण हम कभी जान ही नहीं पाए कि हमारे पूर्वज थे कौन। खुशी है कि आप 18 अगस्त को 322वीं पेशवाओं की जयंती मना रहे हैं, और खुशी इस बात की है कि आप मना रहे हैं। सरकारें जब मनाती हैं तो सरकारें ऐसी जयंतियां मनाती हैं, उन्हें मालूम है कि इनके मानने वालों को भी वोट लेना है, तो वो एक रस्म अदकाई होती है। इसलिए समाज जब कोई इनिशिएटिव लेता है वो 100 साल तक चलता है, 1000 साल तक चलता है। सरकारें जब इनिशिएटिव लेती हैं तो तत्कालिक फायदों के लिए लेती हैं, उसके बाद भूल जाती हैं। इसलिए किसी सरकार ने मनाया नहीं मनाया इसमें नहीं कुछ महत्वपूर्ण है। जिस दिन ये राष्ट्र और समाज खड़ा हो जाएगा, मेरा मानना है पूरे दावे के साथ, और मैं इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता हूं। मेरे तारुफ में, मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया कि मेरा जन्म कहां हुआ है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए लोग मुझे कह सकते हैं कि मैं लिहाज कम करता हूं। मेरा जन्म उस शहर के उस विश्वविद्यालय में हुआ है जहां पाकिस्तान का जन्म हुआ था। बिना जाने बिना पढ़े झूठे किताबों को पढ़ करके आपके बहुत सारे बुजुर्ग और ठेकेदारों ने आपका रास्ता बदल दिया है। इसलिए जो प्रॉब्लम है उसको न सॉल्व करके आप कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने चले गए। इसलिए सावरकर जी के बारे में एक बड़ी बहस चल रही है। उस बहस में हमारी टीम के कुछ सदस्य डिबेट पे जाते हैं। मैं 25 साल उस मीडिया में रहा हूं, इसलिए मेरा डिबेट में जाने का शौक कम है, और इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना है कि अगर इस हॉल में बैठे हुए जितने भी गणमान्य लोग हैं, अगर मैं उनको अपनी बात कम्युनिकेट करने में कामयाब हो गया
तो हजारों लाखों RSN GD बख्शी सुशील पंडित पैदा हो जाएंगे, क्योंकि आमने सामने में आपको यह अधिकार होता है कि आप मुझसे सवाल पूछ सके, जो मैं कहता हूं, जो मैं बोलता हूं, और मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूं। इसलिए इस किस्म के डिस्कोर्स में मुझे सच्चाई का पता चल जाता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज का सर्वे ही कराना है। सर्वे से पता चलेगा कि देश का मूड क्या है, और फिर PR एजेंसी को हायर कीजिए, और वो PR एजेंसी फिर बताएगी कि देश में कैसा माहौल है। इसलिए भले ही आज महाराष्ट्र से एक हिस्सा निकल के गुजरात बन गया हो, लेकिन पहले तो एक ही था। तो हिस्सा टूट जाने से ज्योग्राफी में खून तो नहीं बदला ना, उसी का असर है कि गुजरात के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कंजूस लोग होते हैं, पैसा आसानी से खर्च नहीं करते। लेकिन एक आदमी जो दिल्ली में बैठा है, उसने गजब की एक डिजाइन निकाली है। वो एक बार कहता है कोविड आ गया है, इसे दूर करने के लिए मैं पूरे देश से अपील करता हूं, थाली बजाओ। लोगों ने कहा थाली से क्या होगा, आधुनिक युग है, लोगों को अवेयर किया जा सकता है। अब वो क्योंकि गुजराती है तो मल्टीपर्पस काम करता है। अभी अभी उसने एक नया शगुफा छोड़ा है, हर घर तिरंगा। इस पे विवाद हुआ, और विवाद उसके लिए PR एजेंसी का काम करती है। इसलिए वो सर्वे कराने में करोड़ों रुपए नहीं देता, कभी तिरंगे के नाम पे, कभी थाली के नाम पे सर्वे करा लेता है कि मेरी पोजीशन मार्केट में क्या चल रही है। इसलिए मैं इस दौर की हर घटना को, राष्ट्र कैसे जागृत हो, उसे सही बात कैसे पता चले, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इतना है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सिर्फ इतनी है कि हम झूठ बोलने की अपनी आदत को छोड़ दें। ये तत्कालिक कोई एक घटना घटी, उस पर रिएक्शन दिया, पूरे देश में फेसबुक पे भारत माता की जय हो गई, ये एक छोटा सा अंग है। सच बोलने से कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन जो आदमी सच बोलेगा वो जब नहीं भी होगा तब भी राष्ट्र उसे याद करेगा। इसलिए आपके पूर्वजों ने बहुत सारे काम किए, लेकिन हम 70 सालों में अपने बच्चों को सच बात बताने से हिचकते रहे। इसलिए हमने अपने घरों में कहानियां सुनाई, हम शिवाजी की गाथा सुनाते हैं, हम फूल वाले चचा की कहानी सुनाते हैं, हम सब कुछ सुनाते हैं, लेकिन सावरकर की कहानी नहीं सुनाते। हम सुभाष चंद्र बोस की कहानी नहीं सुनाते। हम नहीं चाहते हमारा बेटा सुभाष चंद्र बोस बन जाए, हमारा बेटा तो फूल वाले चचा की तरह 19 साल तक प्रधानमंत्री बने। ये कहां मिला, वो कहां के पंडित थे पता नहीं सर, आज तक पता नहीं चला सर। ये कहां था, उनके कौन से गोत्र में लिखा था, ये बात अलग है कि आपने सत्ता बदली तो लोग अपना गोत्र आजकल पता कर रहे हैं। इसलिए ये झूठे नैरेटिवों को प्लीज मैं मानता हूं कि आप चलाना बंद कर दें। कहां से पता चला कि ये पंडित थे? किस देश में किसी के नाम के आगे पंडित लगा होता है? वो तो हमारे यहां जो ज्ञानी हो जाते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, वो पैदाइशी पंडित नहीं होते, उनके नाम के आगे एक पदवी के तौर पे पंडित लगता है। और पंडित का मतलब है पढ़ा लिखा ज्ञान प्राप्त किया हुआ आदमी।
उनके ज्ञान की कई सारी कहानियां हैं और उसके चर्चे समुंदर पार तक है। लेकिन एक घटना में इसलिए बताना चाहता हूं, सावरकर के माफीनामे पे बहुत चर्चा हुई है। जब भी मसला आता है सावरकर ने माफी मांगी, सावरकर ने माफी मांगी। 1946 में 4 घटनाएं घटी, 4 घटनाएं, और हमने चारों में से किसी का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि हमारा स्वार्थ यह है कि ठीक है आप हैं, लेकिन आपने इतने लंबे कालखंड में सच बोलने और सच लिखने वाला योद्धा पैदा नहीं किया। किताबें लिखी, पुरस्कार मिले, किताबें बिक गई, बस। इसलिए 4 घटनाओं का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि उससे आज के वर्तमान की स्थिति का आपको अंदाजा हो जाएगा। 1946 में 16 अगस्त 1946 का दिन किसी को याद है? 16 अगस्त 1946 में पूरे देश में मुस्लिम लीग एक पाकिस्तान बनाने का आंदोलन चला रही थी, और उनके लीडर ने कभी भी झूठ नहीं बोला। यह मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। जिन चाटुकारों को गद्दी चाहिए थी, उन्होंने उनकी झूठ को छुपाया। इसलिए 16 अगस्त 1946 को भारत में जब उनको यह लगने लगा कि पाकिस्तान की मांग उनकी उस तरीके से नहीं मिलेगी जिस तरीके से वो चाहते हैं, तब भारत की धरती पर, बंगाल की धरती पर वहां के चीफ मिनिस्टर शहीद हुसैन सोहरावर्दी ने, जो मुस्लिम लीग का था, 16 अगस्त 1946 को भारत में पहला डायरेक्ट एक्शन हुआ, और चीफ मिनिस्टर रहते हुए उसने उस शहर के और राज्य की पुलिस को 2 दिन की छुट्टी दी और खुलेआम इस्लामिक जिहादी मुसलमानों को छूट दी, और उस नरसंहार में 10,000 हिंदू औरतें, बच्चे मारे गए। सड़कों पे, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे लाशें पड़ी रही, उनको कोई उठाने वाला नहीं था। उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। फिर एक तीसरी घटना, दूसरी घटना, कैबिनेट मिशन प्लान आया। यह 1946 की घटना है, और उसके तहत तय हुआ कि भारत को किसी तरीके से छोड़ना है। तो सुभाष चंद्र बोस की आईएनए फौज, उसके कारण कई जगह विद्रोह हुए, यह आपने सुना होगा। लेकिन नौसेना में 1946 में विद्रोह हुआ। तब माउंटबेटन ने नेहरू से कहा, आप लोग जाएं और इस म्यूटनी को, इस विद्रोह को रोकें और भरोसा दिलाएं कि जल्दी ही भारत आजाद होगा। चाचा नेहरू माउंटबेटन के कहने से फौजियों को यह भरोसा दिला रहे थे, बातचीत हो गई है, जल्दी देश आजाद होगा, आप लोग विद्रोह न करें। यह ऑन रिकॉर्ड है। और तीसरी घटना, जो चाचा नेहरू अपनी पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने थे, इसमें गांधी जी का सीधे तौर पर रोल है। मैं तथ्यों से कोई खिलवाड़ इसलिए नहीं करूंगा कि मेरी बात सच साबित हो। मैं तथ्यों को उन मजबूती के साथ रखना चाहता हूं कि आप घर जाएं, इसको चेक करें, रीचेक करें और फिर मेरी बात को जोड़ें। अगर आपको सही लगे तो बस मेरी बात सुन लीजिएगा। कैबिनेट मिशन प्लान आया और नेहरू जी 1946 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष मालूम है कौन था? मक्का में पैदा होने वाला 1888 में एक आदमी जो 1902 में भारत आया,
न किसी कॉलेज में न गया, न किसी केजी क्लास में गया, न स्कूल में गया, न पढ़ा न लिखा। वो देश का पहला जाहिल शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो उनसे इस्तीफा लिया गया कि भाई अब नए अध्यक्ष चुना जाना है, और नए अध्यक्ष को चुनने की जो पूरी प्रोसेस है उसको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आचार्य जेबी कृपलानी को रखा गया। और आचार्य जेबी कृपलानी से कहा गया कि ये नए जो अध्यक्ष चुने जाएं, इसकी पूरी प्रक्रिया को आपकी देखरेख में होगा। इसलिए जो आज हम संकट झेल रहे हैं, उसकी अगर रूट पता चल जाएगी तो आपको लगेगा कि डीएनए गड़बड़ है। कहा गया आचार्य कृपलानी जी से, पूरे देश में जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनसे कहा गया कि आप कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन है, इसका आप गुप्त मतदान करके हमें भेज दें। वो मतदान हो गया, वो आ गया। अब पेटी खुलनी थी।